आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में भी जो तीसरा भाग है वो है उपपत्ति के विषय में। इस भाग के अंतर्गत आज हम धारा 326A और धारा 326B पर बात करेंगे। ये दोनों धाराएं एसिड अटैक को लेकर हैं। अगर इन दोनों धाराओं के पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये दोनों धाराएं भारतीय दंड संहिता में मूलतः नहीं थी। इन्हें बाद में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा भारतीय दंड विधि में अंतः स्थापित किया गया, जिसे भारतीय राजपत्र में 2 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया गया। यदि इन दोनों धाराओं का अध्ययन एक साथ किया जाए तो पता चलता है कि इसमें सतही तौर पर 3 प्रकार के अपराध हैं, जिसमें धारा 326 में जो अपराध दिया गया है उसमें लिखा है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करना। जिस स्वेच्छा का मतलब कोई ना कोई इंटेंशन है, अभियुक्त का एक आशय है, वो आशय इन दोनों धाराओं में एक समान बताया गया है। लेकिन जो धारा 326B है उसमें इंटेंशन फेंकना और फेंकने के प्रयत्न का है। अगर इस फेंकने और फेंकने के प्रयत्न का परिणाम आ जाए और परिणामतः कोई व्यक्ति उससे पीड़ित हो जाए तो फिर धारा 326A के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। इस तरह से कार्य और कार्य का प्रयत्न 326B में है और उसका परिणाम 326A में है। इसीलिए 326A के अंतर्गत जो दंड है उसकी मात्रा 326B में दिए गए दंड की मात्रा से ज्यादा है। अपराध भी 326A के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। अब हम प्रवेश करते हैं सेक्शन 326A में। इस सेक्शन का टाइटल है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करना। करना मतलब परिणाम आ जाना। तो सबसे पहले एक शब्द आया अम्ल आदि। तो हम समझे अम्ल क्या है, एसिड क्या है। एसिड के बारे में अगर आपको जानना है तो धारा 326B का स्पष्टीकरण 1 उसमें बताया गया है कि इन दोनों धाराओं के अंतर्गत अम्ल जो शब्द आया है वो एक ऐसा पदार्थ है या उसके अंतर्गत ऐसे पदार्थ को शामिल किया गया है जो अम्लीय है। अम्लीय माने एसिड। आपको मालूम है एसिड कैसा होता है, अगर किसी के स्किन पर पड़ जाए, किसी की त्वचा पर पड़ेगा तो वो क्या प्रभाव कारित करता है, ऐसा एसिडिक है। दूसरा संक्षारक है, जिसे करोजिव नेचर का कहा गया है, करोजिव कैरेक्टर। अब करोजिव क्या होता है? करोजिव का मतलब जनरली ये विज्ञान का शब्द है, किसी मेटल के ऊपर करोजन जो होता है वो उस मेटल को ही खाता है, उस मेटल को खराब कर देता है। इस तरह से ये करोजिव कैरेक्टर का है। या ज्वलनशील है, ज्वलनशील प्रकृति का है, मतलब वो जलाने वाला है, वो जला देता है। तो कोई ऐसा पदार्थ अम्ल है। अम्ल को कैटेगराइज नहीं किया गया कि साइंस में चले जाएं जो अम्ल बताए गए वही है H2SO4 HCl, ऐसा नहीं है। अम्ल आईपीसी के अंतर्गत इन धाराओं के अंतर्गत जो अम्ल को डिफाइन किया गया उसमें वो अम्लीय हो, संक्षारक हो, करोजिव कैरेक्टर का हो, या ज्वलनशील हो, जलाने वाला हो, ऐसी प्रकृति का है तो उसे अम्ल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जो क्या करता हो, शारीरिक क्षति कारित करने के योग्य हो, जिससे क्षत चिन्ह मान निशान बनते हो, चोट के निशान बनते हो, या विरूपता, विरूपता माने विकृतता, कुरूपता ये आ जाती हो, या फिर स्थायी या अस्थायी रूप से जो निःशक्त कर देता है, डिसेबल कर देता है, वो बॉडी का पार्ट फिर काम नहीं करेगा या वो पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा, निःशक्तता हो जाती है। ऐसी पदार्थ को अम्ल कहा गया है। अब हम सेक्शन में चलते हैं। तो अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपपत्ति कारित करना, इसका मतलब क्या हुआ? घोर उपपत्ति कारित करना मतलब परिणाम निकल गया। अब सेक्शन में लिखा हुआ है जो कोई किसी के शरीर के किसी भाग को या भागों पर अम्ल फेंककर या अम्ल का प्रयोग करके या किन्हीं अन्य साधनों द्वारा अम्ल को फेंकना, अम्ल का प्रयोग करके या अन्य साधनों द्वारा इस आशय और ज्ञान के साथ, इंटेंशन और नॉलेज दोनों चीजें एक साथ शामिल की गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आगे पढ़ रहा हूं। इंटेंशन क्या है, ज्ञान क्या है, क्या करना चाहता है वो। ऐसी क्षति या उपहति, ये हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में देखोगे तो डैमेज एंड डिफॉर्मेटिव लिखा है। इसका मतलब होता है उसे क्षति कारित करना। क्षति कई प्रकार की हो सकती है, सांपत्तिक क्षति हो सकती है, उसकी व्यक्तिगत क्षति हो सकती है, ऐसी क्षति। डिफॉर्मेटिव का मतलब उसे कुरूप कर देना,
उसे चोट किस तरह की पहुंचाना जिससे उसके अंदर कुरूपता आ जाए, डिफॉर्मेटिव हो जाए वो, ऐसा। तो डैमेज और डिफॉर्मेटिव माने क्षति और उपत्ति कारित करना, कुरूपता कारित करने का हो, ऐसा प्रयोग करके स्थायी या अस्थायी नुकसान कारित करता है या अंग विकार कारित करता है। नुकसान कारित करता है या अंग विकार कारित करता है। अंग विकार का मतलब डिफिगरेशन, उसका फिगर बदल जाए, उसकी आकृति बदल जाए, अंग विकार करता है। जलाता है, ये सारे काम एसिड करता है, हमने जो भी एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा। या विकलांग करता है, डिसेबल करता है उसको, या विद्रूपित करता है, उसकी आकार और आकृति को बिगाड़ देता है। निःशक्त करता है, डिसेबल करेगा, या घोर उपति कारित करता है। परिणाम निकल गया तो क्या, कम से कम 10 साल की सजा, माने लिखा है जो कारावास है वो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंड नहीं किया जाएगा। अब यहां विशेष तौर पर जुर्माने पर ध्यान दिया गया क्योंकि इसमें जो पीड़िता है या जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले जरूरी होता है कि उसे कोई ना कोई प्रतिकर दिया जाए। ये ऐसा अपराध है जिसमें प्रतिकर जरूरी है। जुर्माना तो कोर्ट की प्रक्रिया में आएगा, वो दंडिक प्रक्रिया में आएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है प्रतिकर। तो प्रतिकर का प्रावधान भी किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं और जुर्माने की। तो लिखा है ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। यह न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसे क्षति पहुंची है, जो उसे नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए उसका चिकित्सीय जो ट्रीटमेंट होगा वो पूरा हो सके। वो पूरा खर्चा लिखा है पूरा करने के लिए जो न्यायोचित न्यायालय को लगता है या जो युक्तियुक्त लगता है, उतना न्यायालय उस पर जुर्माना लगा सकता है। तो यहां कोई लिमिटेशन नहीं बनाई गई और उद्देश्य बताया गया जुर्माना किस उद्देश्य से लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ऐसी बात और आपने सेक्शनों में नहीं पढ़ी। न्यायालय भी जो जुर्माना लगा रहा है वो जुर्माना भी पीड़ित को दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके अलावा भी प्रावधान किए गए इसी वर्ष 2013 के इसी दंड विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 2 नई धाराएं जोड़ी गई, सेक्शन 357B और सेक्शन 357C। 357B प्रतिकर के बारे में बात करता है और साफ साफ लिखा है उसके अंदर, वहां जो प्रतिकर दिया जाएगा पीड़िता को या पीड़ित को, वो जुर्माने के अतिरिक्त होगा। लिखा है जो जुर्माना जो लगाएगी न्यायालय, उसके अतिरिक्त उसको राज्य सरकार द्वारा प्रतिकर दिलवाया जाएगा 357B CRPC। ठीक है, अब एक और धारा जोड़ी गई जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पीड़िता के उपचार को लेकर। तो पीड़िता के उपचार को लेकर CRPC में इसी वर्ष इसी दंड संशोधन के द्वारा 357C को जोड़ा गया और कहा गया सभी लोक या निजी अस्पतालों में, चाहे वो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे हो, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हो, या स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे हो, या अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हो, यदि 356A की पीड़ित व्यक्ति या पीड़िता वहां पहुंचता है तो चिकित्सीय जो उपचार किया जाएगा उसे उपलब्ध कराया जाएगा, वो निःशुल्क होगा। साथ ही उस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। यह हमारे CRPC में 2 सेक्शनों में प्रावधान किया गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 326B की तरफ। सेक्शन 326B में लिखा है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। यह 326A से पूर्व की अवस्था है। जो कोई किसी व्यक्ति को, सेक्शन में लिखा है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या अस्थायी नुकसान कारित करने के लिए या कुरूप करने के लिए, वही डैमेज एंड डिफॉर्मेटिव, अंग विकार करने के लिए, जलाने के लिए, विकलांग बनाने के लिए, विद्रूपित करने के लिए माने डिसफिगरेशन, उसके आकृति और आकार को बिगाड़ना, निःशक्त डिसेबल करना जिससे वो अंग काम ना कर पाए, या घोरोपति कारित करने के आशय से, इस इंटेंशन से क्या करता है, उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है। माने कार्य और उसका प्रयत्न एक साथ एक तरह के दंड से दंडनीय है। प्रयत्न करता है या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना, अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है, अम्ल का प्रयोग करता है या प्रयोग करने का प्रयत्न करता है,
या अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयत्न करता है इसी कार्य करने के लिए, तो सजा का प्रावधान 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किसी भांति कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा में 2 स्पष्टीकरण है, जिसमें एक स्पष्टीकरण के बारे में आपसे बात कर चुका हूं, इसमें अम्ल को डिफाइन किया गया। इसका दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार, जो नुकसान या अंग विकार है वो चाहे स्थायी हो या आंशिक हो, उसका अपरिवर्तन होना इस धारा के अंतर्गत महत्वहीन है। मतलब यह हुआ कि स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। धारा कहना चाहती, स्पष्टीकरण कहना चाहता है कि अगर नुकसान और अंग विकार स्थायी है कि वो आंशिक है, ये जो अपरिवर्तनीयता है वो आवश्यक नहीं होती, चाहे वो आंशिक हो चाहे वो परमानेंट हो। नुकसान और जो अंग विकार है वो किसी भी रूप का हो, इसे इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। इस प्रकार से ये बात हुई जो हमारे भारतीय दंड संहिता में दी है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं इन दोनों धाराओं पर दिए गए कुछ केस लॉज पर। ये ऐसे केस लॉज हैं जो भारतीय विधि में लैंडमार्क बने, जिस पर वर्तमान में और इससे पूर्व भी कई निर्णयों में उदाहरण के स्वरूप इनको प्रस्तुत किया गया। इसमें सबसे पहले बात आएगी लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ 2014 की। इस मामले में वर्ष 2005 में एक लक्ष्मी अग्रवाल नाम की लड़की पर, जिसकी उम्र तत्समय मात्र 15 वर्ष थी, एक 32 वर्षीय सिरफिरे ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। जब लड़की ने बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर उसने उस लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया। न्यायालय ने इस मामले का निर्णय 2014 में दिया और अभियुक्त को दंडित किया। दूसरा मामला है जिसका नाम है परिवर्तन केंद्र वर्सेस भारत संघ 2016 का जजमेंट है। इस मामले में भी एक 18 वर्षीय चंचल नाम की लड़की थी जो कि दलित थी। उस लड़की पर एसिड अटैक किया गया और वो उस समय किया गया जब वो कॉलेज जा रही थी। 4 लोगों ने उस पर इस तरह का अटैक किया और उसको घायल किया। इसका जजमेंट 2016 में आया। घटना 2004 की थी। फिर एक और जजमेंट जिसने भारतीय सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट को भी विचलित कर दिया और जज साहब ने उसमें जो निर्णय दिया, जो शब्द प्रयोग किए, वो बहुत ही गंभीर हैं और बहुत सोचनीय है हिमाचल प्रदेश वर्सेस विजय कुमार 2019 का। इस मामले में भी 19 वर्षीय जो पीड़िता है उस पर जब वो कॉलेज जा रही थी तब 2 युवकों ने, जो कि स्कूटर से आए थे, एसिड को फेंका। वो घायल हुई और ये भाग गए। वो 16% एसिड से जल चुकी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक एक अनसिविलाइज्ड और हार्टलेस ऑफेंस है, माने ये एक असभ्य और हृदय विहीन अपराध है जो कि क्षम योग्य नहीं है, क्षमा की योग्य नहीं है।